तो आज मैं आपको वितान सहायक पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। इसमें राजस्थान के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्त है जिसमें लेखक ने अपनी राजस्थान यात्रा के मार्मिक अनुभवों को वर्णित किया है। राजस्थान रेतीली मरुभूमि का प्रदेश है जहाँ पेयजल की समस्या किंतु विषय परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए श्रम करते लोगों के शरीर से उत्पन्न पसीने की बूंदें और उस भगीरथ प्रयत्न से निकला पानी दोनों ही लेखक की दृष्टि में सामान्य न होकर विशिष्ट हैं। वह इन्हें रजत बूंदें अर्थात चांदी के बूंदों की संज्ञा देता है। पसीने में तरबर चेलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई से चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फेंकती है और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम करे चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे पीतल यानी किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। ऊपर रस्सी की एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती, मिट्टी उसमें भर दी जाती। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे चेलबाजी का सिर बचाएगा। राजस्थान के चेलबाजी समुदाय के लोग पानी की कुइयों को खोदने का काम करते। लेके गए कुई खोदकर पानी निकालने के अपने आंखों देखे अनुभव का वर्णन करते हुए बताता है। लगभग 30-35 हाथ गहरी एक तंग कुई में जिसका व्यास इतना कम है कि प्रत्येक चेलबाजी व्यक्ति के शरीर में खोदी जाने वाली मिट्टी बस एक हाथ की ही दूरी पर है। पसीने से सराबोर चेलबाजी अपने कुई खोदने के काम में जुटे हैं। चेलबाजी बसौली से खुदाई कर रहे हैं। कुई की गहराई में होने वाली तपिश गर्मी को कम करने के लिए कुई के बाहर खड़े लोग रेते की मुट्ठियों में भर भर कर कुएं के भीतर फेंकते। इससे साफ हवा नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर को जाती है। लेकिन यह रेत काम कर रहे लोगों के सिर में पड़ सकती है। तो इससे बचाव के लिए वे धातु निर्मित टोप पहने हुए गहरी कुएं से खोदी गई मिट्टी कंकड़ और मलबा निकालने की रस्सी के सारे बाल्टियों को लगाकर कुएं में लटकाया जाता है। चेलबाजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो किस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं पुल्लिंग है। कोई स्टीलिंग या छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कोई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता पर कोई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता। कुएं बरसों के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेत जैसा एक पेचीदा मामला है। चेलबाजी जिन्हें चेजारों भी कहा जाता है कुएं की खुदाई और चिनाई के काम से जुड़े लोग हैं। कुएं के खोदने और चिनाई करने का काम चेजा कहलाता है। कुएं की बनावट और उसके उपयोग के विषय में बताते हुए लेखक कहता है कि कुएं मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग में आए जाने वाले कुओं से भिन्न होती है। कुएं जहाँ भूगर्भीय जल के स्रोत होते हैं वहीं कुएं वर्षा के जल को संचित करने के लिए बनाई जाती है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी है पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन में से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही जाता पर यह प्रायः खारा होता है इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उसे बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाती है। इस तेज पड़ने वाली गर्मी से इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्र में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी कणों की तरह एक दूसरे चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी
मिट्टी के कारण परस्पर चिपकते हुए अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही बाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने से में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप में बिखरे रहते हैं, परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरार नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही मिट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में जमा कर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कोई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिश्ती और कोई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों का व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आज शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह भई भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है और रेजा का नाम माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रंजो कहेंगे। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजवाड़ी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूतल पाताल पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उससे मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है और 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। बच्चों शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।